Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will learn about the biology and control of common vertebrate pest in agro ecosystem of Pakistan. In this topic we will learn about the prairie dog, pocket gophers and ground squirrel. First of all, prairie dogs. Here we will learn about the descriptions and food and habitat, its control. This in descriptions there are three related species of prairie dog. One is wild-tailed prairie dog, second is Gnessen prairie dog, and third is oat prairie dog. At the right side, you can see the diagrams of these three species of prairie dog. At the top, white-tailed prairie dog, and at the second number, Gnessen prairie dog, at the third, oat prairie dog. White-tailed prairie dog is a buff mixed with black, and Gnessen prairie dog is a buff color but darkest in the mid-torso area. And the oat prairie dog is it's clay colored with a mixture of buff and black tipped hairs and slightly darker on the rump. All have darker patches above and below the eye. Adult prairie dogs weight about 1.5 to 2.5 pounds. Alternatives methods for these prairie dogs. How we control the prairie dogs? Non-lethal methods, मतलब गैर मोहलिक. In non-lethal methods, three methods are used: exclusions, cultural method, repellents. Exclusion is the exclusion. Exclusion is the process excluding or the state of being excluded. And the cultural method is a way of suppressing pest with the way you manage your production. And third is repellents. Repellents mean repel. Repellent is able to repel a particular thing. इन एक्सक्लूजन के अंदर फेंसिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं. फेंसिंग मीन बाड़ लगाना. फेंसिंग इज़ जनरली नॉट प्रैक्टिकल फॉर द कंट्रोल ऑफ वाइट टेल्ड प्रेरी डॉग. फेंसिंग जो है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता वाइट टेल्ड प्रेरी डॉग के लिए. इसी तरह जो कल्चरल मेथड है, कल्चरल मेथड जो है वो जनरली
प्रैक्टिकल नहीं होता वाइट टेल्ड प्राइड डॉग्स के लिए। इसी तरह जो रेपिलेंट्स है मीन्स रिपेल करना, किस तरह हम प्राइड डॉग को रिपेल कर सकते हैं, किस तरह फिर इनको रिमूव करने के लिए हम एक्सक्लूजन या फेंसिंग का काम कर सकते हैं। इसी तरह कोई रेपिलेंट जो है वो इसके लिए रजिस्टर नहीं किया गया अभी तक। लीथल मतलब मोहलिक, ये नॉन लीथल गैर मोहलिक था, ये लीथल जो है वो मोहलिक है। टॉक्सिकेंट बेटेड विद 2% जिंक फॉस्फेट ग्रेन कैन बी इफेक्टिव पॉपुलेशन रिडक्शन मेथड फॉर यूज ऑन प्राइड डॉग्स। प्राइड डॉग्स के लिए जो बेटिंग है वो उसमें 2% जिंक फॉस्फेट का हम इस्तेमाल करते हैं बेट्स को बनाने के लिए, और इसकी पॉपुलेशन को रिमूव करने के लिए ये 2% जिंक फॉस्फेट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फाल के बिल्कुल एंड पर या विंटर के बिल्कुल स्टार्ट पर बेस्ट टाइम होता है इसके लिए ग्रेन बेड्स को, पॉइजन ग्रेन बेड्स को बनाने के लिए। जब भी आप ग्रेन बेड्स बनाएं तो इसके लिए सीज़न को देखा जाता है, कब किस टाइम पर हमने बेड्स बनाने हैं और कब जाके इसको अप्लाई करना है। इस तरह जो लेट फॉल और अर्ली विंटर जो है वो बेस्ट टाइम है पॉइजन ग्रेन बेड्स को बनाने के लिए। ऑट्स आर द प्रेफर्ड ग्रेन बेड, जो आप ग्रेन बेड्स बना रहे हैं उसमें जो ऑट्स जो हैं वो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्राइड डॉग्स को रिमूव करने के लिए। बेटिंग ऑपरेशन शुड कैन ओनली बी कंडक्टेड ड्यूरिंग सेटल्ड वेदर पीरियड। एक सेटल्ड वेदर पीरियड होगा उसके अंदर ही बेटिंग ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं, मतलब एक वेदर को देखते हुए हम बेटिंग ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। अगर वो उसके लिए फेवरेबल हुआ उसको रिमूव करने के लिए तो हम अप्लाई करें, अगर वो फेवरेबल नहीं है तो उसको हम अप्लाई ना करें। टू इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस ईच बरो शुड बी प्री-बेटेड विद अनट्रीटेड ओट्स। जब भी आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है, टॉक्सिकेंट को अप्लाई करना है, तो अपनी सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जो आपने अनट्रीटेड ओट्स है उसको जो जितनी भी बरोज हैं उनके अंदर आपने अनट्रीटेड ओट्स को अप्लाई कर देना है। उसकी वजह ये है कि अगर वो जो ये प्राइड डॉग जो है उसको ईट करेगा अनट्रीटेड ओट्स को, तो अंदाज़ा हो जाए कि इसको खाएगा या नहीं खाएगा। अगर वो खाता है तो फिर इसके ज़रिए आप बेड्स को अप्लाई करें, अगर वो नहीं खाएगा तो उसको चीज़ को अप्लाई ना करें। आफ्टर 2 और 3 डेज इफ़ द प्री बेट इज़ ईटन, अगर 2 से 3 दिन के बाद वो जो प्री बेट आपने इस्तेमाल किया है उसको वो उसने खा लिया, देन द इंटायर कॉलोनी कैन बी ट्रीटेड। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को अप्लाई, जो तमाम कॉलोनी है उसके अंदर आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। डू नॉट प्लेस द ग्रेन इनसाइड द बरो एंट्रेंस। जब भी प्राइड डॉग की जहाँ पर भी एंट्रेंस होगी, जहाँ से उसने अंदर जाना होता है, यहाँ जहाँ भी बाहर आना होता है, उसकी बिल्कुल एंट्रेंस, बरो की एंट्रेंस के ऊपर कभी भी ग्रेन बेड्स को अप्लाई ना करें। और माउंट मीन्स जब भी जहाँ पर भी कोई टेला हो, आपको टेला नज़र आए तो वहाँ पर भी उसके करीब आप इसको अप्लाई ना करें। मतलब जब भी वो चीज़ को खोदेगा, ज़मीन मट्टी खोदेगा तो उसके अंदर जाएगा, बरो बनाएगा, जो टेला बन जाता है तो उसके ऊपर भी आप उसको अप्लाई ना करें। और इन द ग्रास अवे फ्रॉम द माउंट, और यहाँ पे जो टेले बने हुए हैं उसके करीब जो घास है उसके से ज़रा, अगर घास ज़रा दूर हो गई तो उससे भी आप अप्लाई आप ना करें। डो नॉट पुट द ग्रेन इन लम्प्स और पाइल्स। आप जो लम्प्स में ढेले, पाइल्स में ढेर, जहाँ पर भी वो ढेले या ढेर लगाओ वहाँ पर भी आप जो ग्रेन्स हैं उसको आप पुट ना करें। इफ़ द ग्रेन इज स्कैटर्ड वेल, जब अगर आपने ग्रेन को बहुत अच्छे तरीके से स्कैटर्ड कर दिया है तो जो लिव स्टॉक है वहाँ पर जो मवेशी रह रहे हैं उसको खतरा जो है वो कम से कम होगा। अगर आपने स्कैटर बेहतर नहीं किया तो वहाँ पर जिक्र को मवेशी है तो उसकी लाइफ को भी नुकसान जो है वो हो सकता है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी मवेशी की जान को खतरा ना हो जब भी आप बेटिंग यूज़ करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो उसे खा लेगा तो वो उसकी बॉडी पे असर करेगा, इसलिए वहाँ पे अगर जो मवेशी है ये देखना चाहिए जब भी इस्तेमाल करें कि वहाँ पर मवेशी ना हो, वहाँ से मवेशी जितने भी उसको रिमूव कर दें, उसके बाद इसको अब आप अप्लाई कर सकते हैं पास्चर्स के अंदर। इसी तरह फ्यूमिगेंट्स हैं, एल्युमिनियम फॉस्फेट जो है, फ्यूमिगेंट्स एल्युमिनियम फॉस्फेट एक फ्यूमिगेंट्स हैं जिसको आप अप्लाई करेंगे। प्राइड डॉग्स जो हैं इनकी अमाउंट को, कंसंट्रेशन को, मतलब मीन इनकी तादाद को ख़त्म करने के लिए आप एल्युमिनियम फॉस्फेट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
Aluminum phosphate can be used on prairie dogs surviving the use of poison grain beds और inhibiting irrigated alfalfa fields. अल्फाफ्ला जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जो है आप एल्यूमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. किस तरह एल्यूमिनियम फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है आप नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे. Fumigants only burrow known or strongly suspected to be occupied. मार्क all burrows to be treated with wooden stakes और engineering flags. आपने जब भी किसी बरो को बनाना है या आपने मार्क करना है, मतलब आप ये देखना चाहते हैं कि किस जगह पर किस स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है या स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, आप अपने उसको ट्रीट करना चाहते हैं, वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए वुडन स्टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वुडन स्टैक्स का इस्तेमाल करें या फिर इंजीनियरिंग फ्लैग्स का इस्तेमाल करें. वुडन स्टैक्स और इंजीनियरिंग फ्लैग्स के इस्तेमाल का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें ये ज़ाहिर हो सके, ये याद रह सके यहाँ पर हमने इस चीज़ को अप्लाई करना है, यहाँ पर इस स्टूडेंट की मौजूदगी है, यहाँ पर अप्लाई किया है या यहाँ पर अप्लाई आपने नहीं किया. जहाँ पर अप्लाई करेंगे वहाँ पर वुडन स्टैक्स को आप लगा देंगे और जिन जिन जगह पे आप बरो पे आप अप्लाई करते जाएंगे वहाँ वहाँ इंजीनियरिंग फ्लैग्स या वुडन स्टैक्स का आप इस्तेमाल करेंगे. जब वो बरो को आप के अंदर आपने उसको ट्रीट कर लिया है, ठीक है, ट्रीट करने के बाद उस बरो के अंदर जो फ्लैग्स हैं या वुडन स्टैक है उसको आप रिमूव कर देंगे. उससे ये होगा कि जो स्टूडेंट है या फिर यहाँ के प्रायर डॉग्स हैं उसको मतलब डरने के लिए, मतलब उसे अंदाज़ा जो प्रायर डॉग होगा वो अवेयर हो जाए कि यहाँ पर किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए चीज़ से बचने के लिए आपने वुडन स्टैक्स को बाद में रिमूव कर देना है. मार्क ऑल बरोज टू बी ट्रीटेड विद वुडन स्टैक्स एंड इंजीनियरिंग फ्लैग्स. इंजीनियरिंग फ्लैग्स और वुडन स्टैक्स किस तरह के होते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं. Here you can see the engineering flags and wooden stakes. यहाँ पर आपको ये इंजीनियरिंग फ्लैग्स नज़र आ रहा है, ये वुडन स्टैक्स हैं और ये यहाँ पर जो है ये बरो है, बरो के बिल्कुल करीब जो है वो एक फ्लैग लगा दिया गया है. इसका ये जाहिर कर रहा है कि इस बरो को आप ट्रीट कर रहे हैं. अगर जब ट्रीट कर लिया तो ये यहाँ से फ्लैग जो है रिमूव कर दिया जाएगा. एज द बरो आर ट्रीटेड द मार्कर कैन बी रिमूव्ड. जब आप बरो को ट्रीट कर लेंगे तो मार्कर जो भी आपने लगाए थे या वुडन स्टैक्स लगाए थे या इंजीनियरिंग फ्लैग्स लगाए थे उसको आप रिमूव वहाँ से कर देंगे. द बरो शुड बी क्लोज्ड विद सॉइल. उसके बाद अगर आपने कोई मार्कर यूज़ किए रिमूव आपने फ्लैक्स यूज़ किए हैं, जब आपने उसको रिमूव कर दिया है उसके बाद बरो को ट्रीट करने के बाद आपने उसको बंद कर देना है सॉइल के ज़रिए. आफ्टर फ्यूमिगेटिंग टू सील इन द गैस. फ्यूमिगेट को इस्तेमाल करने के बाद अपने उस बरो को मट्टी से कवर कर देना है. इफ़ एनी बरो आर री ओपन. अगर कोई भी बरो जो है वो दोबारा ओपन हो जाती है, मतलब आपने उसको ट्रीट किया और ट्रीट करने के बाद दोबारा बरो खुल गई, उसकी एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, तो दोबारा आपको उसको वहीं पर ट्रीटमेंट दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूमिकेशन जो है वो दोबारा आपको दोबारा से करना पड़ेगा. इफ़ एनी बरो आर री ओपन और एक्टिविटीज़ नोटेड आफ्टर ट्रीटमेंट. जब आपने कोई भी ट्रीटमेंट को अप्लाई किया था उसके बाद आपने वो बरो जो है वो री ओपन हो गई है, द एक्टिव बरो शुड बी रीफ्यूमिगेटेड. जो एक्टिव बरो थे उसको आप दोबारा से रीफ्यूमिगेट करेंगे. To increase the fumigant effectiveness, be sure to be read and follow all the label instructions. जब भी आपने को फ्यूमिगेंट का इस्तेमाल करना है, आप चाहते हैं कि फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल जो है वो इफ़ेक्टिव हो, मतलब आप जब करने लगें तो उसका आपको फ़ायदा भी हो. इफ़ेक्टिवनेस के लिए, फ्यूमिगेंट्स की इफ़ेक्टिवनेस के लिए आपको करेंगे उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको आप लेबल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको लाजमी केयरफुली रीड करें. केयरफुल रीड करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कितने अमाउंट के अंदर इस्तेमाल करनी है. इन जनरल फ्यूमिगेंट्स टेंड टू बी लेस इफेक्टिव इन ड्राई सॉइल. ड्राई सॉइल्स के अंदर जो फ्यूमिगेंट्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते. फ्यूमिगेशन आल्सो कैन फेल बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बरो सिस्टम. समटाइम जो फ्यूमिगेशन है वो फेल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बरो जो कॉन्फ़िगरेशन है बरो सिस्टम की वजह से, और समटाइम ये भी होता है जो बरो सिस्टम है उसकी लेंथ की वजह से भी फ्यूमिगेशन जो है वो फेल हो जाती है. अगर तो कोई बरो बहुत ज़्यादा लंबी है, उसके बड़ी है
इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसके ज़रिए भी फ्यूमिगेशन जो है, अगर आपने अमाउंट कम डाली है जिसका इस्तेमाल फ्यूमिगेशन का कम किया है और बरो ज़्यादा है, लेंथ लंबी थी, बड़ी थी, इसके वजह से फ्यूमिगेशन जो है वो फेल हो जाएगी, उसका इस्तेमाल बेहतर नहीं होगा। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन है, अगर ग्रास है, वहाँ पे कोई घास है, घास अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अपने पहले भी स्टार्ट में बताया था, जब भी इस्तेमाल करें अगर घास जो घास होती है थोड़ा सा दूर करें, घास दूर और उसके बाद आप इस्तेमाल करें। जो घास होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और जो फ्यूमिगेशन का असर है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड डिफ्यूजिंग इनटू क्रैक्स इन द ग्राउंड, इसी तरह जो क्रैक ग्राउंड के अंदर क्रैक्स हैं उसके अंदर डिफ्यूजन के वजह ज़रिए भी फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल जो है वो ज़ाया हो सकता है। और इनटू द इंटरकनेक्टिंग बरो, अगर कोई बरो जो है वो इंटरकनेक्ट हो रही है, मतलब दो बरो आपस में मिल रही हैं, जब दो बरो आपस में मिलेंगे तभी फ्यूमिगेशन का जो यूज़ है वो ज़ाया हो जाएगा। फ्यूमिगेशन इज़ एक्सपेंसिव, लेबरस एंड कैन बी डिसअपॉइंटिंग। फ्यूमिगेशन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल कम करते हैं। शूटिंग in few slides, upcoming few slides you can see, you see the video of ground squirrel. शूटिंग में आप शूटिंग अप्लाई करने के मतलब फायर सिस्टम है। शूटिंग इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग वाइल्ड टेल्ड प्राइड डॉग्स। इस शूटिंग जो है वो वाइल्ड टेल प्राइड डॉग के इस्तेमाल के लिए बेहतर नहीं है। Now you can learn about the pocket gophers. Pocket descriptions of the pocket gophers are here. There are two species of pocket gophers. One is Bhuta pocket gophers and second is northern pocket gophers. At the right side you can see the pictures of Bhuta pocket gophers, and at the bottom you can see the northern pocket gophers. The species, the pocket gophers are similar with the thickest body. You can see here the thickest body, short neck and short fur, small eyes and ears, and neck hair tails and large external fur linked cheek pouches. जो पॉकेट गोफर्स है, इसका नेम ही इसके पॉकेट्स जो नेम है इसके नेम से दिया गया है, मतलब चीक से लेकर नेक तक इसके, यहाँ देख सकते हैं आप, चीक से लेकर नेक तक जो है वो पॉकेट बनी हुई है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो पॉकेट गोफर दिया गया है। These pockets give rise to the common name. The pocket extend from the cheeks to the shoulders and are used to carry food or bedding material for a nest. Pockets gophers make two kinds of burrow. Pocket gopher जो है वो दो किस्म की burrow बनाएगा. First is those near the surface for food gathering, and second is deeper one that are used for storage and shelter. एक जो है वो फूड गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सेकंड जो है वो उसको स्टोर करने के लिए या फिर शेल्टर के लिए इस्तेमाल करेगा। द पॉकेट गोफर्स कैन मूव अबाउट इन इट्स बरो इक्वली वेल इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस दोनों में ये बरो के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। इन द अपकमिंग वीडियोज यू विल सी द digging hole by the pocket gophers. Pocket gophers have large incisors that continually grow throughout the gopher's life in order to keep dirt out of the mouth while the gopher is underground, gnawing and foraging. The lips close behind the incisor. इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं पॉकेट गोफर्स जो है वो किस तरह होल जो है, ये बरो जो है वो बना रहा है। देखें किस तरह पॉकेट गोफर्स जो है वो अपनी बरो को बना रहा है और कितने टाइम के अंदर ये जो है अपनी बरो को बना सकता है।
Food habits of the pocket gophers. Pocket gophers usually forage underground for the roots and tubers. They will also cut off stems below ground and pull the plant into the burrow from below. What is not eaten immediately, मतलब जो सी चीज़ वो फ़ौरन नहीं खाता उसको वो स्टोर कर लेता है, अंडरग्राउंड चैम्बर्स बने होते हैं उधर, वो बाद में उस चीज़ को, जो चीज़ उसने नहीं खाएगा वो बाद में उसको वहाँ पर स्टोर कर लेगा. दे ड्राइव ऑल देयर वाटर फ्रॉम वेजिटेशन दे कंज्यूम. जिस किस्म की वो वेजिटेशन खाएगा वहाँ से वो पानी, वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेगा. General biology. General biology of the pocket gophers is they are solitary animals. They do not hibernate but retreat to deep burrows in winter. ये हाइबरनेट नहीं होते, रिट्रीट कर लेते हैं डीप बर्रोज के अंदर विंटर के दौरान. मेल्स emerge in the spring to seek mates. मेल जो है स्प्रिंग के अंदर मेटिंग सिस्टम करते हैं और मेटिंग सिस्टम करने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं. जो गोफर्स जो है वो 1 से 2 बच्चों को पर ईयर में, 1 साल में 2 से 1 से 2 बच्चों को बर्थ दे सकता है. इसी तरह जो पॉकेट गोफर जो है वो सेक्चुअली मिच्योर होता है 3 मंथ्स तक. पॉकेट गोफर्स आर सेक्चुअली मिच्योर एट 3 मंथ्स ऑफ एज. एज के 3 मंथ्स तक वो मिच्योर, सेक्चुअली मिच्योर हो जाएगा. बट रिमेन इन द मदर्स बरो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स. और मदर की जो बरो है उसके अंदर वो तकरीबन 2 साल तक रहेगा. व्हेन दे लीव मोस्ट गो अबव अ ग्राउंड एंड अ वेरी वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स. जब वो वहाँ से मूव कर जाएगा, लीव कर जाएगा अपने, तो वो वल्नरेबल हो जाएगा प्रेडेटर्स के लिए. And some alternatives for the control of pocket gophers. Non-lethal. In non-lethal we also now we also read the exclusions and cultural method. In cultural method fencing is also not practical, and in cultural method these method have not proven to be effective. ये दोनों method जो हैं fencing का exclusion और cultural method पॉकेट गोफर्स के लिए इफेक्टिव नहीं है, हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते. लीथल मोहलिक वो कौन से टॉक्सिकेंट जो है स्ट्रिक्निन अल्कालॉइड और स्ट्रिक्निन ग्रेन miles, odds or wheat baits are effective in amounts as low as 0.31 pounds per acre of 0.5% strychnine coated bait. इसके लिए जो टॉक्सिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रिक्निन अल्कालॉइड है या स्ट्रिक्निन ग्रेन्स हैं या फिर ओट्स हैं या वीट ग्रेन्स हैं जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं इसके लिए पॉकेट गोफर्स के लिए. इसी तरह जिंक फॉस्फाइड है 2% कंसनट्रेशन, जैसे लास्ट टाइम उसके लिए ली थी. इसी तरह जिंक फॉस्फाइड 2% कंसनट्रेशन लेंगे. जिंक फॉस्फाइड 2% concentration in either pelleted or on grain beds can be effective in controlling pocket gophers. These beds must be placed underground. इन बेड्स को हमेशा हम अंडरग्राउंड ही यूज़ करते हैं. The best way is to open a hole in the main gophers runway and place a teaspoon of a bait inside. जब भी आप इसका इस्तेमाल करें ये देखें कि होल जो है इज़ टू ओपन अ होल जो है वो उसको ओपन करें. उसके बाद गोफर्स उसके बाद जो 1 टीस्पून जो है इस टॉक्सिकेंट का इस्तेमाल करें. अब इसके बाद लास्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे और एक वीडियो भी आपको मैं रेफरेंस के अंदर एक वीडियो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं. On a larger areas, a mechanical burrow builder can be used to place bait. This machine will create artificially burrow and place the poison. On larger areas, mechanical burrow builder can be used to place bait. The machine will create a artificially burrow and place the poison bait in the burrow at the same time. लार्जर एरियाज के अंदर हम मैकेनिकली बरो बिल्डर को इस्तेमाल करते हैं बेट को यूज़ टू प्लेस बेट, और जो मशीन जो है वो क्रिएट करती है आर्टिफिशियली बरो क्रिएट करती है और उस पॉइजन बेट को वहाँ पर बरो के अंदर सेम टाइम के अंदर वो रख सकती है. बरो बिल्डर इज़ पुल्ड बाय ट्रैक्टर. जो बरो बिल्डर जो है वो उसको पुल करेगा ट्रैक्टर की मदद से. टू मेक पैरेलल बरो बनाने के लिए अबाउट जब भी इस्तेमाल करें तो पैरेलल करें.
about 25 feet apart. These burrows should be at least 9 to 10 inches in depth. और ये burrows जो होगी वो कम से कम 9 से 8 इंचेस जो होगी वो डेप्थ में होगी. Fumigants. Aluminum phosphide is a registered fumigant for the pocket gophers. Control is restricted use pesticide. एल्यूमिनियम फॉस्फोराइड जो है वो रजिस्टर्ड है, फ्यूमिगेंट है पॉकेट गोफर्स के लिए. जब भी आपने इसको एल्यूमिनियम फॉस्फोराइड को यूज़ करना है, यूज़ करने से पहले लेबल इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करें, उसको रीड करें. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विल अफेक्ट अदर बरो ड्वेलिंग एनिमल्स. ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है जो दूसरे एनिमल्स हैं, उसको भी बरो एनिमल्स हैं, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है. द बेस्ट टाइम टू यूज़ फ्यूमिगेंट इज़ इन द अर्ली स्प्रिंग. बेस्ट टाइम जो है फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल करने का वो स्प्रिंग के बिल्कुल स्टार्ट पे है. व्हेन सॉइल जो मॉइस्चर, जब सॉइल जो है वो गीली हो, कंडीशंस गुड हो, एंड गैस cartridges are commercially available and are not restricted use pesticide. ट्रैपिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है किसी भी रूडेंट को पकड़ने के लिए. Traps. Several types of traps are beneficial for small scale control of gardens. बहुत सारे ट्रैपिंग सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, बेनिफिशियल होते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर. ट्रैप्स शुड बी सेट एज फ्रेश वर्किंग. जब भी आप कोई काम कर रहे थे फ्रेश काम कर वहाँ पर ट्रैपिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड. कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपको बताए जाते हैं. लोकेट द न्यूएस्ट माउंट इन द एरिया. आपने जब भी कोई ढेला होता है किसी जगह पर नया बनाओ तो इसको लोकेट करें, उसको चेक करें. अगर वहाँ पे नया बना है इसका मतलब वहाँ पर इसकी मौजूदगी जो है वो प्रेजेंस जो है वो है. Prop to locate the main runway. Locate the main runway by finding the plug where the gopher has filled up the lateral channel and left a horseshoe-shaped depression in a fresh mount. The main runway will be able about 15 to 18 inches away from the mount on the same side as the horseshoe-shaped depression. And third is dig down until you locate the runway and remove soil from the burrow so the traps can be placed far back into the runway. And fourth is attach a piece of wire by running it through the coil spring. Fasten the other end of the wire to a metal stakes to serve. Fasten the other end of the wire to a metal stakes to serve as an anchor or to help locate the set of tending so the gophers cannot pull it into the burrow. And fifth is set and place 2 traps, one in each direction. The trigger is placed away from the exhibitions. And 6 is the open burrow, attract the gophers and it will be catch while trying to plug them. Push traps into the open tunnel as far back as possible or partially cover the entrance. See here the shooting of the gophers and the using of traps. It's a trapping system for capture the gophers.
In this video, you can also watch the trapping system to capture the gophers. Shooting is also non-practical for the gophers. And last one is ground squirrel. Ground squirrel is light grayish brown, tinged with brown or buff. They have black specklets that result in spotted or barred effect are indistinctly moted with a whitish or pale buff underside. Body measures about 8 inches long with 2 to 4 inch tail and adult weight of 11 to 18 ounces. The Richardson ground squirrel is the most common ground squirrel. The Columbian ground squirrel is easily distinguished from other ground squirrel in its range by its distinctive coloration. It has reddish brown fur on its nose, forelegs, hindquarters, and the head and the body measures about 10 to 12 inches in length with 3 to 4 inches tail and average bird adult weight more than 1 pound. Here you can see the picture of ground squirrel. And the food habitat of the ground squirrel is common in area of open sagebrush. It is often found on dry farms and grassland. And the Columbian ground squirrel is found in water areas such as meadows, irrigated pastures, and alfalfa fields. And the ground squirrels feed on grand vegetations when available and switch to dry grasses and seed later in their active period. The relatively high lipid content of the seed aids in the deposition of fat necessary for the hibernation in all ground squirrel. The general biology of the ground squirrel is ground squirrel emerge from hibernation in January or February and remain active until July or August. ये हाइबरनेशन जो है वो जनवरी और फरवरी तक होता है हमें और वैसे एक्टिव रहेगा जुलाई और अगस्त तक. They breed a few weeks after emergence with 2 to 10 young commonly being born in May. Alternative methods for the control of ground squirrel. Exclusion, cultural method and repellents. The exclusion is generally not practical for the control of ground squirrel and the cultural method is also not practiced for the control of ground squirrel and the repellents is also not registered
for this. And the lethal toxicant baiting with the 2% zinc phosphate grain bait is the most effective population reduction method for the ground squirrel. And the late fall or early winter is the best time to use poison grain baits. स्टार्ट जिंक फॉस्फेट जो है वो ग्रेन बेड्स को इस्तेमाल करने के लिए इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव होता है फॉल के एंड पर या विंटर के स्टार्ट पर बेस्ट टाइम होता है इस पॉइजन को इस्तेमाल करने के लिए. ओट्स आर द प्रेफर्ड ग्रेन बेड्स. ओट्स जो है वो प्रेफर किए जाते हैं being the baiting operation during stable good weather periods and pre-baiting each burrow with untreated after 2 to 3 days. If the treated baits is eaten, treat the entire colony. And the fumigants aluminum phosphide can be used for the ground squirrel surviving. The use of poison grain bats can be controlled using a burrow fumigants. Burrow only fumigate only burrow noun or strongly suspected to be occupied. Mark all burrows to be treated with wooden stacks and engineering flags. As the burrow are treated, the markers can be removed. वही चीज़ है वुडन स्टैक्स एंड जिनके फ्लैग्स का इस्तेमाल करेंगे ट्रीटेड करेंगे. जब उसको ट्रीट कर लेंगे मार्कर्स को रिमूव कर देंगे. आफ्टर फ्यूमिगेटिंग द बरो शुड बी क्लोज विद सॉइल और सॉल्ट टू बी सील इन द गैस. फ्यूमिगेशन के बाद अपने उसके ऊपर सॉइल का यूज़ करेंगे ताकि उसको बंद किया जाए. इफ़ एनी बरोज आर रीओपन्ड और एक्टिविटीज़ नोटिस्ड आफ्टर ट्रीटमेंट दे शुड बी रीफ्यूमिगेट. अगर आपको वो चीज़ ओपन नज़र आए उसको दोबारा रीट्रीट करें फ्यूमिगेट करें. Fumigation is expensive, laborious and can be disappointing. which fumigation जो है expensive, laborious and disappointing होता है. जब भी इसको इस्तेमाल करें तो उसका लेबर इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ें. Fumigation also can fail because of configuration of the burrow system, length of burrow system. कॉन्फ़िगरेशन फेल बरो सिस्टम की वजह से लेंथ ऑफ बरो सिस्टम की वजह से फेल हो जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ बाई गैसेस की वजह से ये फेल हो जाता है. Fumigating, however, may be most control option to use in irrigated alfalfa fields. Note: prior to beginning the baiting operation, the colony to be baited should not be disrupted for the entire season. जब भी इस्तेमाल करें जिसको ट्रीट करें तो इंटायर सीजन के लिए उसको डिस्टर्ब ना करें. The use of firearms is not every effective फॉर कंट्रोलिंग लार्ज ग्राउंड स्क्वायर्स कॉलोनीज़. बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ के लिए इफेक्टिव नहीं होता बट इसके लिए इफेक्टिव है. बहुत बड़े ज़्यादा कॉलोनीज़ के लिए ये इफेक्टिव नहीं है. एंड हियर इज द रेफरेंसेस ऑफ वीडियोस. You can see here the shooting system of the ground squirrel. ग्राउंड स्क्वायरल के किस तरह शूट किया जाता है इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं. Thank you and Allah Hafiz.